स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ सीबीएसई बोर्ड की और एनसीईआरटी की जो बुक है साइंस की, उसमें क्लास 9 का ये जो पहला चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और इसी तरह से पूरे 9 क्लास और 10th क्लास की पूरे साइंस की बुक को मैं ख़त्म करूँगा और इससे रिलेटेड मैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन करता जाऊंगा और बीच बीच में उसके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे 1 2 3 या 3 चैप्टर्स 3 पेजेस के बाद मैं वह खुद से उसके क्वेश्चंस बना कर और उसके आंसर्स के साथ भी इस वीडियो में अटैच करता जाऊंगा या इसके बाद किसी वीडियो में ज़रूर दे दूंगा ताकि आपका क्वेश्चनरिंग भी जो है वो जारी रहे। तो चलिए, तो अगर चैनल में ज़रूर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं। चैप्टर 1 क्लास 9 बोर्ड सीबीएसई बुक एनसीईआरटी। एज वी लुक एट, तो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे सराउंडिंग्स में क्या क्या मैटर है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। चलिए, तो एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें काफ़ी तरह तरह की बहुत सारे वैरायटीज़ की चीज़ वस्तुएं जो हैं वो हमें दिखाई पड़ती हैं और वो सभी डिफरेंट शेप्स या साइजेस और टेक्सचर की भी होती हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में हर कुछ जो कुछ भी है वो जिस चीज़ से बना है, जिस वस्तु से बना है उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand। हर कुछ, सब कुछ मैटर से बना है, किसी न किसी मैटर से बना है। आप फूड ले लो, पत्थर ले लो, बादल ले लो, तारे ले लो, प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो, यहाँ तक कि आप ड्रॉप ऑफ वाटर या कोई सैंड, एक बालू का कण ले लो, सब कुछ किसी न किसी मैटर से बना हुआ है। एवरीथिंग इज़ मैटर, हर कुछ मैटर है। जो दिखाई पड़ता है वो तो मैटर है ही, जो दिखता भी नहीं है वो भी मैटर है। जैसे हवा है, वो हम सांस लेते हैं पर दिखाई नहीं देती हमें अपनी आँखों से, वो भी कोई ना कोई मैटर है। वी कैन also see as we look around that all the things mentioned above occupy space। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ये जो ऊपर की जो चीज़ें जिसे हम लोगों ने अभी सुना या जाना, वो सभी कुछ न कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जगह घेरते हैं, स्थान घेरते हैं। ठीक है। एंड हैव मास, तो एक तो वो जगह घेरते हैं, दूसरे उनमें मास भी होता है। मास का मतलब होता है कि वो जिस मैटर से बने हैं उस टोटल मैटर का अमाउंट, उसे ही हम मास कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो जगह, जो कोई वस्तु अगर कोई स्थान घेरती है तो उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो जो भी वस्तु हम अपने आसपास देखते हैं उसमें मास, द्रव्यमान और वॉल्यूम मतलब आयतन जो है वो अवश्य होता है। सिंस अर्ली टाइम्स, पुराने समय से ही, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। अब पुराने ज़माने से मनुष्य जो है काफ़ी खोजी प्रवृत्ति का है, तो पुराने समय से अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की वस्तुओं को लेकर काफ़ी जिज्ञासा रखता आया है और काफ़ी जिज्ञासु होने के कारण इसके बारे में, इन सब के बारे में वो कुछ न कुछ जानकारी हासिल करता आया है। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स classified matter
in the form of 5 basic elements. अब जैसा कि हमारी भारतीय सभ्यता जो है वो काफ़ी उन्नत थी पहले, तो हमारे जो विद्वान थे उन्होंने मैटर को 5 मूल तत्वों से बना बताया है, द पंच तत्व, और इसलिए उन्होंने इसे पंच तत्व नाम भी दिया है। वो पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब उनका कहना है कि दुनिया में जो कुछ भी है, जो भी वस्तु है, वो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है। हवा, धरती, मतलब आप मिट्टी ले लो, उससे समझो मिट्टी। फायर मतलब आग, स्काई मीन्स आकाश, और वाटर मीन्स जल। तो इससे संबंधित एक पुराना दोहा भी आप जो जानते होंगे। तो इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है, ऐसा हमारे विद्वानों का मानना था। प्राचीन काल के भारतीय विद्वानों का, हमारे देश के विद्वानों का मानना था। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो उनके अनुसार, जैसा कि मैंने कहा, हर सजीव या निर्जीव कोई भी वस्तु है इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बना है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। प्राचीन ग्रीक के यूनानी जो विद्वान थे, उनका भी विचार इसी के समकक्ष था, और इसी तरह के विचार उनके भी लगभग थे। उनके क्या विचार थे, आइए जानते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव, पर आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। लेकिन आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मैटर, पदार्थ की जो परिभाषा दी है, उसका जो वर्गीकरण किया है, वो उनके 2 गुणों के आधार पर किया है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसके बाहरी गुणों के आधार पर, उसके स्वरूप के आधार पर, एंड केमिकल नेचर, और उसके आंतरिक कणों के प्रकृति के आधार पर। इन दिस यानी उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को बांटा है आज के वैज्ञानिकों ने। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले वस्तुओं को उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर, भौतिक गुण कहते हैं जो हम किसी पदार्थ को ऊपर से देखते हैं, या उसे छूते हैं, या उसे मोड़ते हैं, तो इस तरह का जो परिवर्तन हम करते हैं, तो वैसे गुणों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। और उसके बाद के चैप्टर्स में हम केमिकल, उसके रासायनिक प्रकृति की बात करेंगे। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो पदार्थ का जो फिजिकल, भौतिक गुण जो है वो क्या है, वो हम जानेंगे इसमें। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो पहला जो भौतिक गुण है पदार्थ का, वो ये है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। काफ़ी समय से ये जो 2 विचारधारा जो है, 2 प्रकार की विचारधाराएं जो हैं, वो पदार्थ के प्रकृति को लेकर रही हैं। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। एक विचारधारा कहती है कि पदार्थ जो होते हैं, वो उसके कण जो है बिल्कुल ही एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। मतलब वो पदार्थ के कण अलग अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, जैसे कि कोई लकड़ी का कुंदा होता है। Whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। जबकि दूसरी जो विचारधारा है, वो कहती है कि नहीं, वो एक ठोस वस्तु के समान नहीं है, बल्कि अगर उसे सूक्ष्म रूप से देखा जाए
तो वो बिल्कुल ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि एक विचारधारा कहती है कि पदार्थ जो है वो मूल रूप से एक ही कण है, कण लगा, वो अलग अलग छोटे छोटे कण उसमें नहीं है। जबकि एक विचारधारा कहती है कि नहीं है, पहले छोटे छोटे कण मिल करके वो बड़ा बना है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। तो इसको लेकर हम एक एक्टिविटी करते हैं और जानते हैं कि पदार्थ जो है वो असल में कंटिन्यूअस है, मतलब एक ही तत्व है वो, या वो पार्टिकल से बना हुआ, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। टेक ए 100 मिलीलीटर बीकर, एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेना है और fill half the beaker with water and mark the level of water। अब इसे आधे पानी से भर देना है और उसे मार्क वहाँ दाग लगा देना है। डिज़ोल्व सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, और उस पानी में कुछ चीनी या नमक घोल देना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब वाटर लेवल में क्या कैसा लगता है कि वाटर लेवल बढ़ गया है या घट गया है या कैसा है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। तो आप क्या देखेंगे कि वाटर लेवल वैसे का वैसे ही है, वाटर लेवल में कोई भी बदलाव नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीनी या नमक हमने घोला पानी में वो कहाँ गया। अगर पानी एक अलग मतलब एक ही कण होता और चीनी भी एक ही कण होते तो चीनी जो है या तो पानी के नीचे बैठ जाता तो पानी उसके ऊपर उड़ जाता, तो यानी पानी की सतह ऊपर उड़ जाती है ना, या तो चीनी ऊपर ही तैरता रहता जिससे तो भी वो उसके लेयर को ऊपर करता, मतलब उसकी कुल ऊंचाई बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम देखते हैं कि चीनी या नमक घोलने से पानी की जो ऊंचाई है वो उतनी ही रहती है। तो फिर ये चीनी और नमक गया कहाँ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो क्या उसका वाटर का लेवल चेंज होता है, वो तो नहीं होता है। तो इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज़ द आइडिया दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हम अगर इसको अगर पहली विचारधारा के अनुसार सोचें कि नहीं पूरा पानी एक ही कण है और पूरा तो उस हिसाब से तब तो हमें ये समझाना मुश्किल होगा कि आखिर वो चीनी और जो नमक है वो गया कहाँ। क्योंकि अगर वो पानी एक परत है तो चीनी उसके नीचे बैठ जाता तो पानी उसके ऊपर चढ़ जाता जिससे उसकी ऊंचाई कुछ तो बढ़ जाती, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि नहीं सभी मैटर जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है, तब हम इसकी परिभाषा, इसका जो जवाब दे पाएंगे कि नमक और चीनी आखिर गया कहाँ। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, तो सॉल्ट और शुगर। आप पहले ये बताएंगे कि जो चम्मच थी उसमें क्या था, नमक या चीनी। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, तो जो भी आपने लिया था वो असल में पूरे पानी में फैल गया है। ठीक है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि जो वाटर, उसमें वाटर के मतलब अगर हम वाटर को समझे एक मैटर है और वो एक छोटे छोटे कणों से बना है, तो इस तरह वाटर के जो कण हैं वो छोटे छोटे कण अलग अलग जगह बना कर रहेंगे। ठीक है, और जब हम उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो सॉल्ट उसमें घुल कर क्या होते हैं, वो जो बीच में जो फाका जगह है इसके बीच में है ना, जो वाटर के जो मॉलिक्यूल या कण हैं उसके बीच में जो खाली जगह हैं उन जगहों में नमक के पार्टिकल्स घुस गए हैं। इसलिए ओवरऑल जो पानी का लेवल है वो नहीं बढ़ा और नमक भी पूरा घुल गया। ठीक है, लेकिन अगर ये पूरा पानी ठोस होता तो ये पूरा पानी जो है वो अगर ठोस होता तो चीनी का जो नमक का जो परत है वो यहाँ पर बैठ जाता, नीचे होता, और नीचे होता तो ओवरऑल जो पानी की जो लेयर है वो बढ़ जाती है ना। तो इसलिए ऐसा ये सही नहीं है ये थॉट कि पूरी जो कोई भी मैटर जो है वो
पूरा एक ही इसका मॉलिक्यूल का, एक ही एटम का, एक ही अणु का, एक ही छोटे टुकड़े का बना होता है। वो छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर नहीं बना है। ये विचार जो है गलत है। इसका मतलब है मैटर जो है वो छोटे छोटे कणों से ही मिलकर बना होता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम ये जान गए कि कोई भी मैटर या पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो आखिर ये जो छोटे कण हैं वो आखिर कितने छोटे होते हैं, तो इस पर भी एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, हम लोगों ने जाना कि हर मैटर पार्टिकल से बना है, अभी नमक और पानी के प्रयोग से, एक्टिविटी से जाना। तो आखिर ये जो छोटे कण होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, हमें तो दिखाई नहीं पड़ते पानी में, वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे थे पानी के कण पार्टिकल, तो वो कितने छोटे होते हैं। इसके लिए चलिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे दिया गया है, टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 milliliter of water। 2 से 3 क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट का लेना है और उसे घोल देना है 100 मिलीलीटर वाटर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद आगे लेना है, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब जो पोटेशियम परमैंगनेट को आपने पानी में घोला उसमें से 10 मिलीलीटर निकाल लीजिए एंड पुट इट इनटू 90 मिलीलीटर ऑफ क्लियर वाटर, और फिर दोबारा उसे साफ़ 90 मिलीलीटर पानी में, साफ़ पानी में मिला दीजिए। अब टेक आउट 10 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, फिर से ये जो नया सॉल्यूशन बना जिसमें 90 मिलीलीटर क्लियर वाटर था, साफ़ पानी था, और 10 ml पहले का जो सॉल्यूशन था पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर वाला सॉल्यूशन, तो उसको मिलाने से जो बना अब नया सॉल्यूशन, तो उसमें से फिर दोबारा निकाल लीजिए 10 ml एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, फिर से 90 मिलीलीटर साफ़ पानी में डालिए। कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स। इस तरह से आप 5 से 8 बार करें। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड, तो आप क्या देखेंगे कि क्या पानी जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है या अभी भी रंगीन आपको दिख रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयोग में कि सबसे पहले साफ़ पानी लिया गया 100 ml, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया तो उसका कलर जो है वो वायलेट कलर का हो गया। अब उस घोल में, उस सॉल्यूशन में से 10 ml निकाल लिया गया और साफ़ पानी में डाल दिया गया तो ये फिर सॉल्यूशन जो है पर वायलेट हो गया। लेकिन वायलेट ये इसका जो कलर है वो इसकी अपेक्षा थोड़ा हल्का हो गया। अब फिर इसमें से 10 ml निकाल लिया गया और फिर साफ़ पानी में डाल दिया गया, तो फिर ये सॉल्यूशन अब उससे भी हल्का कलर का हो गया, लेकिन पूरी तरह से गया नहीं है, मतलब वाइट वाटर नहीं आया है, अभी तक साफ़ पानी नहीं आया है। यानी कि इस तरह 5 से 8 बार करने पर भी आप देखेंगे कि आखिर में पानी बिल्कुल साफ़ अभी तक नहीं हुआ है, उसमें अभी भी हल्का हल्का पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर है वो वायलेट कलर अभी भी है। तो हम इससे क्या समझ पाते हैं, तो इससे हम समझ पाते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट शोज़, यह एक्सपेरिमेंट हमें दिखाता है कि दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। हमने यहाँ देखा कि थोड़े से जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं उन्होंने करीब 1000 लीटर पानी को जो है एक लीटर पानी को जो है क्या कर दिया, वो उसे कलरफुल बना दिया। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। इससे हम ये सीख पाए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना था, और उसके छोटे छोटे कण जो हैं वो इस तरह से बढ़ते गए तो और आखिर में कम तो होते गए लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, और बढ़ते बढ़ते भी उन्होंने जो है कलर, पानी का कलर वायलेट हल्का बनाए रखा। इसका मतलब बहुत ही छोटे कणों से वो पोटेशियम परमैंगनेट बना हुआ था। द सेम एक्टिविटी
कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। आप घर में पाए जाने वाले डेटॉल से भी इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप इसे 5-10 बार भी अगर इसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे, पतला करते जाएंगे घोल को, सॉल्यूशन को, तो भी आप देखेंगे कि डिटॉल का जो सेंट है, डिटॉल का जो गंध है, वो आपको उसमें पानी में रही जाती है। जिसका मतलब है कि डिटॉल के कण जो हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जो बार बार डाइल्यूट करने के बाद भी सारे समाप्त नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कण उसमें रह जाते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो हम क्या कंक्लूज़न मिला कि द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। और ये हमें कंक्लूजन मिला, परिणाम ये मिला, निष्कर्ष पर हम ये पहुँचे कि मैटर जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, इतने छोटे कि वो हमारी कल्पना से भी बाहर होते हैं। ठीक है, चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसके कुछ भौतिक गुणों को जानेंगे। यानी जो पदार्थ जो जिस पार्टिकल से बने होते हैं उस पार्टिकल के कुछ न कुछ गुण होते हैं, तो उन गुणों को हम जानेंगे कि क्या क्या गुण पाए जाते हैं पदार्थ के पार्टिकल में। चलिए, पहला गुण है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो अभी हम लोगों ने प्रयोग में देखा, एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, कि पानी में हमने नमक घोला तो वो घुल गया, और घुल कर उसके लेयर में कोई भी लेवल में कोई भी चेंज नहीं आया। इसका मतलब वो नमक जो है, जो पानी के जो कण थे उसके बीच में जो खाली जगह थे उसी में वो एडजस्ट हो गए, और इससे टोटल पानी का लेवल बढ़ा नहीं, बल्कि उसी में एडजस्ट होकर के लेवल उतना ही रह गया और घुल भी गए। तो इसका मतलब है पहला गुण ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी हर मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रहती है। अब हर अलग अलग टाइप के मैटर में वो जगह अलग अलग हो सकती है। जैसे जो सॉलिड रहता है उसमें पार्टिकल के बीच जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। लिक्विड में वो जगह थोड़ी ज़्यादा होती है ठोस की अपेक्षा, सॉलिड की अपेक्षा, और गैसेस में ये जगह जो है दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और बढ़ भी सकती है। तो इन एक्टिविटीज़ 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol and potassium permanganate got evenly distributed in water। तो हम लोग जो अभी हम लोगों ने जो ऊपर में जो एक्टिविटी देखा उसमें सॉल्ट, शुगर और डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, वो पानी में समान रूप से बट गए थे। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, जब इसी तरह से जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी और लेमोनेड या नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। तो उसमें होता क्या है, वो कैसे घुलते हैं, तो एक प्रकार के जो मैटर के पदार्थ के एक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसके जो कण हैं वो दूसरे प्रकार के पदार्थ के कणों के बीच जो जगह होती है उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें घुसकर उसको जगह को भर देते हैं और इस तरह से वो घुलते हैं। दिस शोज़ दैट देयर इज़ एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हमें पता चलता है कि मैटर जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच काफ़ी जगह होती है। और जैसा मैंने बताया कि ठोस पदार्थों में वो जगह थोड़ी कम, द्रव पदार्थों में, लिक्विड्स में वो जगह थोड़ी ज़्यादा, और गैसियस मैटर्स में वो जगह सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एक और बहुत ही आश्चर्यजनक गुण है वो पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स को लेकर जो हमें लगभग विश्वास नहीं होता है या हमें समझने में बहुत दिक्कत होती है कि आखिर ऐसे कैसे होता है, लेकिन ये है। क्या है
द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, मतलब लगातार हिलते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते आते रहते हैं या हिलते रहते हैं कम से कम। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक ऑन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। अपने क्लास के एक कोने में आप एक अगरबत्ती जलाइए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो अब आप बताइए कि कोने में आपने जलाया तो उसके कितने नज़दीक जाने पर आपको उसकी सुगंध मिलेगी। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। तो जब पहले सिर्फ आपने जलाया नहीं था, अगरबत्ती ऐसे ही रखा, तो उस समय आपको उसका सेंट लेने के लिए लगभग उसके नज़दीक जाना पड़ा होगा, बिल्कुल उससे नाक सटाकर सूंघना पड़ा होगा, तभी आपको उस अगरबत्ती की गंध आई होगी। लेकिन अब क्या करते हैं आप, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब उस अगरबत्ती को आप जलाइए। व्हाट हैपन्स, तो अब क्या होता है, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। अब आप देखेंगे कि आपको वहाँ जाने की और नाक में सटाकर सूंघने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से काफ़ी दूर बैठकर भी उसकी सुगंध जो है पा सकते हैं। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, आप इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स, 2 ग्लास या बीकर ले लीजिए, फिल्ड विथ वाटर, उसमें वाटर भर दीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, धीरे धीरे उसमें ब्लू नीला और या लाल इंक जो है धीरे धीरे करके उसमें डालिए। एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। तो पहले में आप डालिए लाल या ब्लू इंक डालिए धीरे धीरे, और उसके मतलब उसके दीवार से होकर धीरे धीरे आप डालिए उसके सावधानी से। और दूसरे बीकर में आप थोड़ा सा मधु लीजिए और उसे अभी आप डालिए। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, अगर घर में करें तो उसे एक कोने में छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस, अब अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो जब आपने इंक जैसे ही डाला तो आपने पहले क्या देखा, और मधु में क्या देखा। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, और हनी को भी जब दिया तो आपने क्या देखा। फ्लो हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर और इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। और इंक को पूरे पानी में फैलने में कितने दिन लगे, ये आप ऑब्ज़र्व कीजिए। चलिए आगे है, इसको आप देख सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि उसमें स्याही जो है वो तुरंत ही घुल जाती है, जबकि मधु को घुलने में काफ़ी टाइम लगता है। चलिए अगला है एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आप ड्रॉप कीजिए किसमें, या पोटेशियम परमैंगनेट का इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर। गर्म पानी के एक गिलास गर्म पानी में या तो आप कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डालिए या तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालिए। क्रिस्टल बोलते हैं जब भी किसी पदार्थ को जो है इस प्रकार से ठंडा किया जाता है कि उसके बर्फ़ जैसी संरचना जो है मिलती है, या छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, जैसे इसके चीनी या कांच के टुकड़ों के जैसे छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आप एक में जो है डालिए गर्म पानी में कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट या परमैंगनेट के पोटेशियम परमैंगनेट डालिए, और एक ठंडे पानी के गिलास में भी आप डालिए। अब डू नॉट स्टीयर द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन को, अब जो सॉल्यूशन है उसको हिलाइए मत। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। आप छोड़ दीजिए क्रिस्टल्स को, नीचे बैठ जाने दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो आप दोनों जो सॉलिड क्रिस्टल आपने एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में डाला, तो क्या देखा आपने। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस। समय बीतने पर क्या होता है। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड।
तो आप इसके जो सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में आप इससे क्या आपको सलाह मिलती है या क्या आपको समझ मिलती है? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई एंड हाउ? क्या जो मिलने का घुलने का जो रेट है, दर है, वो गर्म पानी में ज़्यादा तेज़ी से घुल जाता है और ठंडे पानी में कम? क्या ऐसा होता है? तो क्यों होता है? तो ये सही है कि जब हम गर्म पानी में कुछ घोलना चाहते हैं और ठंडे पानी में कुछ घोलना चाहते हैं तो गर्म पानी का में जो है, गर्म पानी में काफ़ी तेज़ी से जल्दी घुल जाता है और ठंडे पानी में थोड़ा देर लगता है ना। तो ये हम चाय के साथ भी कर सकते हैं। जैसे शरबत जब बनाते हैं, पानी में हम ठंडे पानी में डालकर चीनी डालकर शरबत बनाते हैं तो उसे घोलने में हमें काफ़ी वक्त लगता है, जबकि वही जब हम चाय बनाते हैं और उसी चीनी को जब गर्म पानी में डालकर उबाल कर चाय बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी ही वो चाय बन जाती है, मतलब घुल जाता है, चीनी काफ़ी जल्दी घुल जाती है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़, ऊपर के 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 और 1.5 से वी कैन कंक्लूड, हम ये जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो ऐसा क्यों होता है कि जब गर्म पानी में हमने क्रिस्टल्स डाले वो जल्दी घुल गए? इसलिए क्योंकि गर्म पानी में जो कणों की गति जो है, मैटर के पदार्थ के कणों की गति वो और तेज़ हो जाती है, इसलिए वो जल्दी बहुत ही तेज़ी से एक उस बर्तन में, उस ग्लास में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और जो परमैंगनेट या पोटाशियम परमैंगनेट या सल्फेट है वो तुरंत घुल जाता है। जबकि ठंडे पानी में अणुओं की गति या कणों की गति थोड़ी कम होती है, इसलिए उसमें घुलने में देर लगता है। यानी गर्म करने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी गति बढ़ जाती है। दैट इज़ दे पोजेस दैट व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो गति है जो अणुओं में होती है या कणों में होती है उसे हम गतिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा होती है, इसलिए हम उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो उनमें जो उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। तो हम ये भी कह सकते हैं कि गर्म करने पर यानी तापमान के साथ कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। यानी हम कणों को जितना गर्म करेंगे उनकी गति उतनी ही बढ़ जाएगी और उनमें घुलने की प्रक्रिया उतनी ही तेज हो जाएगी। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. तो हम ऊपर के एक्टिविटीज़ में ये जान गए कि मैटर जो है वो एक दूसरे से इंटरमिक्स भी होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे से घुल मिल भी सकते हैं। जैसे ठोस पदार्थ वो द्रव में घुल गया, है ना, इस तरह से। दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल। और ऐसा घुलना मिलना वो कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि हर पार्टिकल, जो हर पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ खाली जगह होती है और उस खाली जगह में वो एक दूसरे के कण जो है एक दूसरे के खाली स्थानों में एडजस्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से वो घुलते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो इस तरह के जो दो अलग अलग प्रकार के जो कण हैं वो एक दूसरे में जब इस तरह से घुल जाते हैं तो इस तरह के घुलने की प्रक्रिया को डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। इससे संबंधित मैं एक प्रश्न भी बना कर दूंगा। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। तो हमने ये भी देखा कि गर्म करने पर ये जो डिफ्यूजन, जिसे विसरण कहते हैं, वो और भी तेज हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ ताकि आपको बोरियत भी ना लगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को और लाइक, शेयर और जो बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले लाल रंग के सब्सक्राइब ऑप्शन को टच कर लें। फिर मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसमें से ऑल बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करने के लिए अप थंब ऑप्शन को प्रेस कर लें और दोस्तों को शेयर करने के लिए शेयर ऑप्शन को भी प्रेस कर लें।